हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों हम लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट की यूनिट 3 के ऊपर आ चुके हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर यूनिट 1, यूनिट 2 कवर कर लिया है। तो यूनिट 3 को हम लोग आज के इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं यूनिट 3 के अंदर, उन सभी टॉपिक्स को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यूनिट 3 जो है वो आपका मटीरियल मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर है। सो हमारा यूनिट 3 के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आता है दैट इज़ मटीरियल मैनेजमेंट। यहाँ पर देखो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मटीरियल मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। जस्ट सपोज कि हमारे घर में और हमारी कोई भी, मान लो कोई एक शॉप है या फिर कोई दुकान है, तो उसमें बहुत सारा मटेरियल पड़ा रहता है और उस मटेरियल को हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। जैसे हम देखते हैं जा करके, है ना, एक एग्जांपल के तौर पे लो कि जैसे हम देखते हैं जा करके, जो भी एक छोटे से किराने की भी दुकान होती है, तो उसके अंदर जो भी तेल, मंजन, साबुन, जो कुछ भी उसको बेचना होता है, तो वो प्रॉपर अलग अलग करके मैनेज करके रखता है। जिससे कि क्या हो सकता है कि जिससे जब भी कस्टमर सामान मांगेगा तो उसको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। और अगर वही उसी जगह अगर वो अपने सामान को बहुत ज़्यादा बिखेर करके रखता है, सेम जैसे आप अपने घर में भी देखो कि अगर आपकी बुक्स एकदम बिखरी पड़ी है, तो उसको आप सही तरीके से, जब आपको टाइम की रिक्वायरमेंट होगी तो आप उसको निकाल नहीं पाओगे। तो मटेरियल का क्या मतलब हुआ कि मटेरियल का मैनेजमेंट क्या करना, कि उसको प्लान करना कि क्या आपके पास ख़त्म हो रहा है, क्या मंगाना है, क्या उसको ऑर्गेनाइज करना है, और जो भी सारी चीज़ें आपके पास में उसको कंट्रोल करना है ना। उसको कंट्रोल करने का मतलब कि उसको वो चीज़ें ख़राब नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बार आपने मंगा लिया और वो ख़राब हो गई, फिर आप उसको दोबारा से ऑर्डर कर दो। उससे क्या होगा कि आपकी ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। तो यहाँ पर देखो, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के या प्रोडक्शन के टर्म में देखा जाए, इंडस्ट्री लेवल पर बात करी जाए, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं। क्या उसका हमको प्लान करना रहता है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना रहता है, कंट्रोल करना होता है। द मटेरियल्स इन्वॉल्व इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ अ प्रोडक्ट बाय कंपनी इज कॉल्ड मटेरियल मैनेजमेंट। यानी कि हम क्या करते हैं, मटेरियल का प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट बोलते हैं। सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट इज टू इंश्योर द राइट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स इज अवेलेबल एट द राइट टाइम। जैसे मैंने बताया ना कि जो दुकान वाला होता है वो क्यों सारे सामान को सेट करके अलग अलग बना करके रखता है, साबुन, तेल, मंजन, जो भी होता है, वॉटेवर जो भी उसके पास में सामान होता है, उसको क्यों अलग अलग रखता है, कि जिससे कि जब भी उसको समय की जब भी रिक्वायरमेंट हो, जैसे ही उसको रिक्वायरमेंट हो सामान की, वो तुरंत उसको निकाल करके कस्टमर को दे सके एट अ राइट टाइम। यानी कि सही समय पर उसको दे सके, एंड इन द राइट प्लेस एंड एट द राइट कॉस्ट। सही कॉस्ट के साथ में, सही प्लेस पर और सही समय पे ही अवेलेबल होना चाहिए आपका प्रोडक्ट, जो भी आप प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो, जिससे कि जो कस्टमर है उसका सेटिस्फैक्शन बना रहे। कुछ भी आप, जितने भी आप टॉपिक्स पढ़ोगे, सबका जो मेन पर्पस है दैट इज़ कस्टमर का सेटिस्फैक्शन। अगर कस्टमर नहीं सेटिस्फाई है तो कुछ भी नहीं है। इससे आपकी तो हेल्प होती ही है, बट कस्टमर की भी हेल्प होती है। अगर हम इंडस्ट्री लेवल पे बात करें तो मटेरियल मैनेजमेंट का यही मतलब हो कि कस्टमर को हम सेटिस्फाई कर पाएँ, कि हम उसको सही समय पे प्रोडक्ट को डिलीवर कर देंगे। तो इसका यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है कि मेरे पास में देखो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये अपने प्रॉपर जितना भी इसके अंदर रॉ मटेरियल यूज़ होता है, उसको रॉ मटेरियल को प्रॉपर ये मैनेज करके रखते हैं। यानी कि जितना उनके पास में स्टॉक में ख़त्म तो नहीं हो जाए, है ना। तो यानी कि इनके पास में जितनी भी स्टील की ज़रूरत होती है, जितनी भी प्लास्टिक लगनी होती है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, तो उन सभी चीज़ों को ये क्या करते हैं, प्रॉपर प्लान करते हैं। कि हमको ये प्लान करना है कि आने वाले समय में ऐसा तो नहीं कि स्टॉक आउट हो जाए। स्टॉक आउट मतलब अवॉइड, स्टॉक आउट का क्या मतलब है, हमारे पास में रॉ मटेरियल नहीं। अब जब हमारे पास में रॉ मटेरियल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। एंड मिनिमाइज स्टोरेज कॉस्ट। और साथ ही साथ में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन कर दें। बहुत ज़्यादा, जैसे कोई दुकान है उसके अंदर भी, अब मान लो कि जो दुकान वाला है वो बहुत सारा सामान मंगा करके भर ले। दुकान है छोटी, उसके अंदर सामान बहुत सारा हो गया, उससे भी क्या होगा, चूहे खाएंगे कहीं, वो जो भी सामान होगा वो भी बर्बाद हो जाएगा। इससे इन्वेंट्री कॉस्ट की भी, बहुत ज़्यादा सामान बिखरा हुआ पड़ा रहेगा। तो उतना ही मंगाओ जितना आपको ज़रूरत है, जितना कस्टमर ख़रीद करके ले जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, मटेरियल का मैनेजमेंट करते हैं, जिससे ओवर प्रोडक्शन भी ना हो जाए और स्टॉक आउट भी ना हो जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका पास में सामान ही नहीं, कि डिमांड नहीं पूरी हो पा रही है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा आपने बना दिया प्रोडक्ट या फिर बहुत ज़्यादा आपने मैन्युफैक्चर कर दिया, तो उससे क्या हुआ, ओवर प्रोडक्शन हो गया। अब ओवर प्रोडक्शन हुआ तो आपको उसको रखने उठाने में दिक्कत आ रही है। फिर उससे क्या होता है कि कई तरीके के डिफेक्ट हो जाते हैं। प्रोडक्ट को, पार्ट को आपने बनाया, डिफेक्ट हो गया,
रखने उठाने में, है ना। सो यही चीज़ होती है, मटेरियल का प्रॉपर मैनेजमेंट करो, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करो। तो अब इसके ऑब्जेक्टिव बहुत हैं कि इसका हम कॉस्ट सेव कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, इफिशियंसी, कस्टमर सेटिस्फाई होगा, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, इन्वेंट्री का ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, रिस्क का मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये सब इसके कुछ एक ऑब्जेक्टिव है, इसको आपको अपनी तरफ से खुद भी आप बना करके लिख सकते हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर इसके फंक्शंस की बात करें तो बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं। इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करना, मटेरियल मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं? इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी करते हैं। देन वेयर हाउस, जो भी हमारे पास में स्टोरेज होती है, वेयर हाउस गोदाम होता है, उसको मैनेज करने के लिए, मटेरियल की प्रॉपर हैंडलिंग करने के लिए। अब उसको जो भी हमारे पास मटेरियल है वो अगर इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा रहेगा तो वो ख़राब हो जाएगा, उसमें डिफेक्ट आ सकता है, तो उसको प्रॉपर हैंडलिंग करो कि कहाँ प्रोडक्ट रखना है, कैसे रखना है, जिससे कि वो ख़राब ना हो। देन आगे पास में वेंडर का मैनेजमेंट, वेंडर्स जो भी होते हैं जहाँ से आप रॉ मटेरियल वगैरह को ख़रीदते हो, तो उन सभी वेंडर्स का मैनेजमेंट करते हो। देन आगे क्या है कि डिमांड फोरकास्टिंग, जो भी कस्टमर की डिमांड होती है उसको फोरकास्ट करना कि कितनी डिमांड आने वाली है, उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट को बनाओगे। देन कॉस्ट का मैनेजमेंट करना, क्वालिटी कंट्रोल करना, डिस्पोजल एंड स्क्रैप कि जितना भी आपके पास में डिफेक्ट वगैरह हुआ है, जो भी आपके पास में डिफेक्टिव पार्ट्स हैं, एनजी पार्ट्स हैं, उन सभी का स्क्रैप का मैनेजमेंट प्रॉपर करो। उससे भी अगर कुछ यूज़फुल बन सकता है तो बनाओ, नहीं बन सकता है तो कोई बात नहीं, है ना, उसको फिर स्क्रैप ही में डाला जाएगा। तो ये सब इसके कुछ एक यहाँ पर बताया गया कि इसके क्या फंक्शंस हैं, मटेरियल मैनेजमेंट के, डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड कीपिंग, ये सभी चीज़ें। देन आपका प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल आता है, इसको अभी हम लोग स्किप करते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल को अलग अलग मैंने बताया हुआ है, बट यहाँ पर अभी हम लोग इसको स्किप करते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल पे आते हैं। यहाँ पर देखो कि क्वेश्चन एक ही आएगा, प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल के बारे में पूछा जाएगा, या फिर प्रोडक्शन प्लानिंग के बारे में पूछा जा सकता है, कंट्रोल के बारे में पूछा जा सकता है। बट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल, जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि हमको प्रोडक्शन की प्लानिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर पीपीसी जो एक अलग से भी डिपार्टमेंट होता है, तो ये क्या करता है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के अंदर होता है पीपीसी डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन की प्रॉपर प्लानिंग करने के लिए, जिससे हम कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर की डिमांड ज़्यादा है, आप उसको प्रोडक्ट या फिर उसको पार्ट्स दे नहीं पा रहे हो, या फिर कस्टमर की डिमांड कम है, आपने ज़्यादा पार्ट्स बना दिए। अब जैसे देखो कि एक एग्जांपल लो कि गर्मियों में अगर सर्दियों के कपड़े आ जाए तो फिर उससे क्या होगा कि बिकेंगे नहीं बिकेंगे, क्योंकि कस्टमर की डिमांड नहीं है। तो इस तरीके से प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंदर हम क्या करते हैं कि प्रोडक्शन का प्रॉपर प्लान करते हैं कि कौन सा सीज़न आ रहा है, कौन सा फेस्टिवल सीज़न है, कौन सा हमारा फेस्टिवल सीज़न के बाद में हमारा कौन सा जो शादी वगैरह होती है तो उसमें भी ज़्यादा सामान बिकता है। तो इन सभी चीज़ों का हम प्रॉपर प्लान करते हैं, देखते हैं कि कस्टमर की कब डिमांड हाई है और कब लो है। सो यहाँ पर देखो क्या है कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, पीपीसी इसको डिपार्टमेंट, इसको शॉर्ट में आप ध्यान रखिएगा, पीपीसी बोलते हैं। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ organizing and maintaining all the activities involved in the प्रोड्यूसिंग गुड्स और डिलीवरिंग सर्विसेज। यानी कि आप जब भी जितने भी आपके पास में प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अगर आप कस्टमर के डिमांड के हिसाब से जब भी आप उसका प्लान करते हो, प्रॉपर प्लान करते हो और उसको प्रॉपर कंट्रोल करते हो कि उसमें क्वालिटी से रिलेटेड इशू नहीं आना चाहिए, उसमें कोई भी डिफेक्ट से रिलेटेड इशू नहीं आना चाहिए, और उसका प्रॉपर प्लान करते हो, दैट इज़ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो इसके बाद में यहाँ पर देखो क्या है कि इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग व्हाट नीड्स टू बी प्रोड्यूस, यानी कि क्या प्रोड्यूस किया जाना है, क्या बनाया जाना है। मतलब पीपीसी डिपार्टमेंट किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि क्या बनाया जाना है, उसको कस्टमर की डिमांड को समझना पड़ता है। ये जो डिपार्टमेंट होता है ये क्या करता है कि कस्टमर की डिमांड को समझता है, उसके बाद में व्हेन एंड हाउ इट बी प्रोड्यूस, यानी कि कब इसको प्रोड्यूस किया जाएगा, कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, और सारी चीज़ें स्मूथली रन होनी चाहिए जिससे कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। और ऐसा भी नहीं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट है नहीं, आप बनाते चले गए, ओवर प्रोडक्शन कर दिया, तो इससे आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट आ रही है, उसको रखने उठाने में दिक्कत आती है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा ना कि दुकान वाला है तो उसने बहुत सारा सामान, बहुत सारा माल भर लिया, अब उसको क्या हो रहा है कि दिक्कत हो रही, दुकान छोटी है, उसके अंदर माल बहुत ज़्यादा भरा है, तो उसको रखने उठाने में भी दिक्कत हो रही, सामान ख़राब हो रहा है, कहीं चूहे खा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा, तो इससे क्या हो गया कि उसको दिक्कत आ रही। तो ओवर प्रोडक्शन यानी जितना आपके पास में जितना कस्टमर डिमांड करी उतना ही आपके पास में सामान होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। सो यहाँ पर इसका गोल जो है, मेन जो इसका मेन एम होता है पीपीसी डिपार्टमेंट का, वो यही होता है कि टाइमली प्रोडक्शन होता रहे, यानी टाइम से प्रोडक्शन होता रहे, कस्टमर की डिमांड को सही तरीके से हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड हो। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ द मेन, कि
आपकी मान लो, या फिर एक तरीके का आप इसका मेन एम मान लो कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। सो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। वो यही होते हैं कि जितने भी हमारे पास में रिसोर्सेज उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करो, टाइमली डिलीवरी करो, यानी कि समय पे डिलीवरी करोगे। अब देखो जैसे कि अगर कस्टमर डिमांड कर रहा हम उसको डिलीवर नहीं कर रहे, प्रोडक्ट 10 दिन लगा दें, अमेजॉन फ्लिपकार्ट वाले अगर 10-20 दिन लगा दे तो फिर आपको गुस्सा आएगा। तो यहाँ पर यानी कि टाइमली डिलीवरी होती है तो फिर आपको सही लगता है कि यानी समय पर डिलीवरी हो गई। देन कॉस्ट का ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट कम होती है, क्वालिटी को चेक किया जाता है, और क्या होता है कि इफ़ेक्टिव शेड्यूल किया जा सकता है कि कस्टमर की डिमांड को देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल किया जाएगा, और कॉन्टीन्यूअस इंप्रूवमेंट, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बना रहेगा। तो ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए, बहुत सारे, इसको आप अपने हिसाब से भी बना करके लिख सकते हो। देन इसका प्रोसेस, हाँ प्रोसेस को आप अच्छे से देख लेना। तो प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करते हो प्रोसेस को, कि जो पीपीसी डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है, डिमांड की फोरकास्टिंग करता है। डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब कि वो कस्टमर की डिमांड को समझता है। जैसे मान लो कि होली दिवाली आ गई तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं वो ज़्यादा बिकते हैं। जैसे फ़ोन हो गया, वॉशिंग मशीन, कुछ भी आप देख लो, टीवी वगैरह। तो डिमांड को फोरकास्ट किया जाता है कि अच्छा फेस्टिवल सीजन आता है, होली दिवाली आ रही तो इसमें ज़्यादा सामान बिकेगा। तो डिमांड का फोरकास्ट करना, पीपीसी डिपार्टमेंट क्या करता है, डिमांड को फोरकास्ट करता है। देन उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करता है। देन मटेरियल की प्लानिंग करता है। मटेरियल प्लानिंग के अंदर आपकी रॉ मटेरियल आ गया। रॉ मटेरियल का मतलब कि जो भी, अगर आपके पास में रॉ मटेरियल नहीं होगा बनाने वाले तो आप प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। देन इसके बाद में कैपेसिटी का प्लानिंग, कि आप अपनी कैपेसिटी चेक करते हो, अपने पास में जो भी मैन पावर है, मशीन है ना, जो भी आपके टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उन सभी चीज़ों को देखते हो। देन शॉप फ्लोर का क्या मतलब हुआ, कि जहाँ पर प्रोडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शॉप फ्लोर बोलते हैं। शॉप फ्लोर को कंट्रोल करते हैं, क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं, कि क्वालिटी से रिलेटेड भी इशू नहीं होना चाहिए, कि हम समय पर डिलीवर तो कर रहे हैं, कस्टमर को हम समय पर माल पहुँचा रहे हैं, उसको सही तरीके से दे रहे हैं, बट क्वालिटी से रिलेटेड अगर इशू होगा तो भी बात नहीं बनेगी। और कॉन्टीन्यूअस इंप्रूवमेंट, यानी कि जहाँ पर भी दिक्कत लगे तो उसका कॉन्टीन्यूअस इंप्रूवमेंट करते हो। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग पीपीसी डिपार्टमेंट, है ना। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पीपीसी यानी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को अफेक्ट करते हैं। सो यहाँ पर डिमांड की फोरकास्ट, यानी कि डिमांड, कस्टमर की डिमांड नहीं होगी या ज़्यादा होगी तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, कस्टमर की डिमांड बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। देन आपके पास में रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं, आपने पता कर लिया कि अच्छा कस्टमर की डिमांड तो इतनी है, बट अगर आपके पास में रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल हैं, लोग नहीं हैं काम करने वाले, मशीन नहीं है, टूल नहीं है, तो कैसे बनाओगे, नहीं बना पाओगे। सो यहाँ पर क्या है कि कैपेसिटी को देखते हो, यानी अपने रिसोर्सेज वही कैपेसिटी को देखना कि आपकी कैपेसिटी कितनी, लीड टाइम कितना है, एक प्रोसेस को करने में कितना समय लगता है, और कॉस्ट कंसिडरेशन की कॉस्ट ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा लगेगी, या क्वालिटी से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स, इन सभी चीज़ों को, ये सारे फैक्टर्स है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कि आप अपने सप्लायर को कितना ऑर्डर करोगे, कितना अपने डिस्ट्रीब्यूटर आपका ले जाएगा, तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो आपके फैक्टर्स होते हैं, अफेक्ट करते हैं पीपीसी प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट में। अब देखो इसके अंदर फंक्शंस भी आते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फंक्शन क्या होते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल के। तो यहाँ पर देखो दो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, कौन कौन से, प्लानिंग और कंट्रोलिंग। यहाँ पर प्लानिंग अलग हो गया और कंट्रोलिंग अलग हो गया। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फंक्शंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर प्रोडक्शन प्लानिंग का अलग फंक्शन हो गया और यहाँ पर प्रोडक्शन कंट्रोल का अलग फंक्शन हो गया। प्लानिंग करना इज़ व्हाट, प्लानिंग करने का मतलब कि हम डिमांड को फोरकास्ट कर दें और उसके अकॉर्डिंग प्लान कर दें। और कंट्रोल करने का क्या मतलब होता है, कंट्रोल करने का मतलब कि कोई भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए, यानी कि हमने कस्टमर का डिमांड हमने देख तो लिया कि अच्छा ठीक है, हमने प्लान भी कर दिया, जैसे हमने कोई भी अपना पढ़ाई का भी प्लान बना दिया कि चलो ठीक है हम आज ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, बट उसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा वेरिएशन होते हैं, कभी कोई रिश्तेदार आ गए, कुछ भी आ गया, तो उसको कंट्रोल किस तरीके से किया जाए, यानी कि वो वेरिएशन जो आपने प्लान किया है, यानी कि जो आपने टारगेट बनाया है, टारगेट के बीच में जो आपने टारगेट बनाया है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके बीच में अगर जो भी वेरिएशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी आप काम करते हो तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग, यानी उसकी को कंट्रोल करना कि वेरिएशन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में। सो प्रोडक्शन प्लानिंग के फंक्शंस क्या हो गया, अगर देखा जाए तो रूटिंग करते हैं हम, एक प्रॉपर रूट तैयार करते हैं, इसका अलग से अभी आपको एक्सप्लेनेशन अलग से मिल जाएगा, बट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये एक प्रॉपर रूट तैयार करने का क्या मतलब हुआ कि प्रोडक्शन प्लानिंग का
हमने सपोज़ कि हमने कोई भी एसी बनानी है या फिर मोबाइल फ़ोन बनाना है, लैपटॉप बनाना है, तो हम क्या करते हैं, उसके अलग से एक रूट तैयार करते हैं। रूट तैयार करने का मतलब क्या हो गया कि एक लाइन होती है, आप देखते होगे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एक लाइन बनी होती है, लाइनों में लोग काम करते हैं। लाइनों में काम इस वजह से करते हैं कि एक अलग अलग छोटे छोटे वर्क स्टेशन बनाए जाते हैं कि यहाँ पर ये आदमी काम करेगा, यहाँ पर ये आदमी काम करेगा, ये करता रहेगा, दूसरा आदमी क्या करेगा, वो उसका कैप बंद करेगा, तीसरा आदमी क्या करेगा, उसका स्क्रू खसेगा। तो इस तरीके से एक पूरी लाइन चलती रहती है कि छोटे छोटे टास्क अलग अलग असाइन किए जाते हैं कि तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, अलग अलग वर्क स्टेशन बने रहते हैं। तो ये हो गया आपका रूटिंग, यानी एक प्रॉपर आप रूट तैयार करते हो। देन शेड्यूलिंग का क्या मतलब हुआ, शेड्यूल का क्या मतलब होगा कि टाइमली, यानी कि टाइम से आप एक टाइम निर्धारित करते हो। जैसे एक अपना भी आप टाइम शेड्यूल बनाते हो ना, तो देखो तो आपके भी एग्ज़ाम का शेड्यूल होता है, तो उसको यानी टाइम का निर्धारण करते हो कि इतने समय के अंदर ये काम हो जाना चाहिए, इतने समय के अंदर इतने टाइम पीरियड के अंदर ये काम होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं तो अपने एग्ज़ाम्स में लिखते हैं जाकर के, तो 3 घंटे के अंदर हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाना, सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ शेड्यूलिंग। देन लोडिंग का क्या मतलब हो, लोडिंग का मतलब यहाँ पर लोडिंग से नहीं है, यहाँ पर मतलब है कि वर्क लोड के ऊपर है। वर्क लोड का मतलब कि अब हम कितना काम कर सकते हैं या हमारी मशीन कितना काम कर सकती है, हम उसको उसी के हिसाब से तो वर्क लोड देंगे। मान लो कि हमारी क्षमता है 8 घंटे काम करने की, तो हम क्या करेंगे कि 8 घंटे के अंदर जितना भी जो भी मैनेजर्स होंगे 8 घंटे के हिसाब से उसको टास्क होंगे वो उसको प्रोवाइड कर देंगे, है ना। इसी तरीके से कोई भी मशीन है, कोई भी मशीन से आप उतना ही तो काम लोगे जितना वो बना सकती है, जितना कर सकती है। अगर ज़्यादा देर चलाओगे मशीन तो उसमें भी वियर टीयर और जाने क्या क्या अलग से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो यानी कि उसको प्रॉपर लोड तैयार करने का क्या मतलब कि वर्क लोड उसको दो कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, टास्क असाइन करना है, इस कॉल लोडिंग। तो ये तीनों जो भी फंक्शन है, रूटिंग, शेड्यूलिंग और लोडिंग, ये आपके प्रोडक्शन प्लानिंग के फंक्शंस है। इसके अलग से आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। इधर से आप देखो पूरा रूटिंग के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सब चीज़ें मैं अलग से सेपरेट वीडियोस को बना करके बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लो, नहीं तो पीपीटी PDF आप व्हाट्सअप से ले सकते हो, अगर के मांग लोगे तो मैं आपको दे दूँगा। तो अभी देखो यहाँ पर क्या है कि प्रोडक्शन के कंट्रोल के हम फंक्शंस देखते हैं। प्रोडक्शन कंट्रोल के फंक्शंस में क्या आता है हमारा, डिस्पैच करना, देन इंस्पेक्ट करना एंड फॉलो अप या फिर प्रोसेस करना। इट मीन्स तो हमारे ये 3 फंक्शंस होते हैं कंट्रोल के। डिस्पैच का क्या मतलब होता है कि हम प्रॉपर वर्क असाइन करते हैं कि तुम ये काम करोगे। अलग अलग जैसे देखते हैं ना कि लाइन पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, अलग अलग लाइन पे वर्कर्स काम कर रहे हैं कि कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, डिस्पैच करना कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, उसी के हिसाब से उसको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। देन इंस्पेक्ट का करने का क्या मतलब होता है, उसको प्रॉपर चेक करना, इंस्पेक्शन करना, यानी कि हम प्रॉपर चेक करते हैं उसकी क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करते हैं, सर्विस की क्वालिटी को चेक करते हैं, वर्कर की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि वेदर इट इज़ डूइंग वेल और नॉट, यानी कि वो सही से काम अपना परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो कहीं कि अपना काम बेईमानी से कर रहा हो, क्वालिटी से रिलेटेड कुछ भी ऐसा डिफेक्ट को फ्लो कर दे रहा हो, डिफेक्ट को पास कर रहा हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देन प्रोसेसिंग का क्या मतलब होना कि इवेलुएट करना, कि कॉन्टीन्यूअस इंप्रूवमेंट, यानी कि देखते रहो, समझते रहो कि कहाँ पर क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें जो भी होती हैं परफेक्ट हों, यानी कि किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी चीज़ें परफेक्ट नहीं होती, तो उसको इम्परफेक्ट से परफेक्ट बनाने के लिए जो भी आप काम करते हो, इवेलुएट करते हो, उसको कॉन्टीन्यूअस इंप्रूवमेंट करते हो। सो दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, यानी किसी को हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो इसके यहाँ पर सारे इसके अलग अलग फंक्शंस, रूटिंग के बारे में देखो बता दिया है ना। इसके अलग अलग फंक्शन, शेड्यूलिंग हो गया, शेड्यूलिंग के बाद में हमारे पास में लोडिंग हो गया, वर्क लोड, डिस्पैच, इंस्पेक्शन और प्रोसेसिंग। सो ये सभी चीज़ें हैं, इसको हम लोग अभी डिस्कस कर ही चुके हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो क्या है हमारा मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, इसको हम लोग शॉर्ट में MPS भी बोलते हैं। जैसा यहाँ पर नाम से पता चल रहा है, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल का क्या मतलब हुआ कि हम प्रोडक्शन को शेड्यूल इस हिसाब से करते हैं कि हम उसको टाइमली डिलीवर कर पाएँ। टाइमली डिलीवर करने का मतलब कि हम उसको जब भी कस्टमर जो भी हो डिमांड करे तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिलीवर कर पाएँ। जैसे सपोज़ कि अगर हम किसी होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए, हमने ऑर्डर दिया कस्टमर को, और जो भी हमारा वेटर है उसको हमने ऑर्डर दिया कि ठीक है ये तुम बना करके लाओ। अब वो बहुत ज़्यादा समय लगा था उसको बनाने में, तो उससे आपको क्या होगा, आप इरीटेट हो जाओगे और मे बी आप वहाँ पर दोबारा से विज़िट ना करो। तो यानी कि आपका समय में, यानी कि जो भी आपके पास में जो टाइमली डिलीवरी होना, इट इज़ मस्ट, यानी समय के अकॉर्डिंग आपकी डिलीवरी होनी चाहिए। जो भी आपके
जो भी लोग प्रोडक्ट्स देते हैं, जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनको यानी टाइम से आपको प्रोडक्ट देना चाहिए, तब जा करके आप सेटिस्फाई रहोगे। सो यानी कि मास्टर प्लानिंग शेड्यूल जो होता है वो इस चीज़ के ऊपर वर्क करता है कि उसको सभी चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या प्रोडक्ट बनना है, क्या बनना है, उसकी कितनी क्वांटिटी बनेगी। अब जैसे सपोज़ कि जो भी साबुन है, मंजन है, अब तेल है, तो ये सारी चीज़ें अगर देख करके गिन करके बनाई जाएंगी तो फिर कस्टमर की डिमांड को नहीं पूरा किया जा सकता। तो इसमें क्या होता है कि मास प्रोडक्शन चलता रहता है, दिन रात कंपनियां चलती, तब वो हमारी डिमांड को पूरी कर पाते हैं। तो इन सभी, अब मान लो आप कोई भी सॉप लेने गए, साबुन लेने गए, अब पता चला वो नहीं है तो आप दूसरी ब्रांड का खरीद लोगे, दूसरा खरीदोगे। आप वेट थोड़ी नहीं करोगे कि नहीं जब वो आएगा तभी हम साबुन खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा कि यानी कि आपकी क्वांटिटी भी मैटर करती है कि कितना प्रोड्यूस किया जाना है। तो उसके बाद में टाइमिंग, समय और साथ ही साथ में प्रोसेस, जो भी आपका ये सभी चीज़ें आपकी मैटर करती है कि क्या प्रोड्यूस किया जाना है, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, किस समय के अंदर प्रोड्यूस किया जाना है। सर्दियों में गर्मियों के कपड़े नहीं आ सकते, गर्मियों में सर्दी के कपड़े नहीं आ सकते। उससे यही सारी चीज़ें, टाइमिंग यानी कि जो भी प्रॉपर समय के अंदर टाइम को शेड्यूल करना। सो बेसिकली मास्टर यानी कि मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, MPS इज़ अ प्लान, यानी एक प्लान होता है, उसको हम क्या करते हैं, एक पूरा प्रॉपर प्लान तैयार करते हैं कि डेट शोज कि हाउ मैनी प्रोडक्ट शुड बी मेड, कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना पार्ट बनेगा और कहाँ पर प्रोड्यूस होना है। यानी इससे हम क्या कर सकते हैं कि राइट अमाउंट का प्रोडक्ट, यानी जो हमारे पास में जो सही तरीके से जो हमारे पास में प्रोडक्ट है उसको सही से कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग उसको अवेलेबल करवा सकते हैं। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कस्टमर डिमांड कर रहा, हमारे पास में प्रोडक्ट नहीं है। तो ये चीज़ बताया गया। तो इसका जो मेन गोल होता है वो यही होता है कि ओवर प्रोडक्शन को रोकना और स्टॉक आउट को रोकना। यहाँ पर जो भी पूरी यूनिट के अंदर यही चीज़ आपको दो मिलेगी कि स्टॉक आउट का मतलब कि कम नहीं होना चाहिए, आपके पास में स्टॉक आउट का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर डिमांड कर आपके पास में प्रोडक्ट नहीं है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने ओवर प्रोडक्शन कर लिया, क्योंकि अगर आप ओवर प्रोडक्शन करोगे तो उसमें कस्टमर का नुकसान नहीं है, उसमें आपका ही नुकसान है। उसके लिए आपको अलग से इन्वेंट्री कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, उसमें डिफेक्ट भी हो सकता है, क्वालिटी से रिलेटेड इशू हो सकता है। सो यही होता है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। अब इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें तो बहुत सारे हैं। यहाँ पर देखो, मीटिंग कस्टमर डिमांड, यानी कस्टमर की डिमांड को मीट करना, और आपके पास में जितने रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन, यूटिलाइजेशन करना, और देन मिनिमाइज इन्वेंट्री लेवल्स। यानी अब हम लोग एक बहुत ज़्यादा अच्छे चीज़ के ऊपर वर्क करते हैं, दैट इज़ जस्ट इन टाइम। JIT के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। JIT क्या होती है? जस्ट इन टाइम टेक्निक होती है, यानी जैसे ही कस्टमर ऑर्डर करता है वैसे ही हम उसको तुरंत ऑर्डर उसका डिलीवर करते हैं, उसमें हम बिल्कुल भी समय नहीं लगाते। तो इससे हमारी क्या होती है, हमारी भी कॉस्ट बचती है और कस्टमर भी सेटिस्फाई रहता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? JIT टेक्निक। तो इन्वेंट्री कॉस्ट को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं? JIT टेक्निक का यूज़ करते हैं। सो इम्प्रूविंग प्रोडक्शन एफिशिएंसी और इन्हेंसिंग कस्टमर सर्विस, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, देन सपोर्टिंग डिसीजन मेकिंग, ये सभी कुछ एक इसके इंपॉर्टेंस है, ऑब्जेक्टिव है। इसको आप भी अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। सो इसके फंक्शंस की बात करें, MPS के बहुत सारे, जैसे डिमांड को फोरकास्ट करना, ऑर्डर को मैनेजमेंट करना, कैपेसिटी प्लानिंग करना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, ये सभी इसके कुछ एक फंक्शंस हो गए। तो अभी मेन काम होता है कि यहाँ पर पता होना चाहिए कि मुद्दा क्या है, यहाँ पर जो भी मेन मतलब कि यहाँ पर जो इसका मेन पॉइंट है वो क्या है, क्योंकि आपके जितने भी फंक्शंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सबकी ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी के वही सेम है। कहीं पर भी कुछ भी आ जाए आप लिख सकते हो, कस्टमर की डिमांड को पूरा करना, कॉस्ट का ऑप्टिमाइजेशन करना, इन्वेंट्री कॉस्ट कम करना, यही सारे फंक्शंस हैं सबके, वही सभी के ऑब्जेक्टिव्स में कोई बड़ी बात नहीं। तो उसमें सब आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो ये हो गया। अब इसकी प्रोसेस की बात करें तो सेम प्रोसेस होता है जो ये लोग प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल में पढ़ करके आए। डिमांड को फोरकास्ट करो, उसके हिसाब से प्लान को शेड्यूल करो कि क्या बनाया जाएगा। उसके बाद में मटेरियल को देखो कि आपके पास में रॉ मटेरियल वगैरह अवेलेबल होना चाहिए, मैन पावर होनी चाहिए। उसके बाद में इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करो, आपने एक बार बना लिया तो उसको इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करो कि कहाँ प्रोडक्ट रखा जाएगा, कि किस तरीके से कस्टमर को डिलीवर किया जाएगा। देन प्रोडक्शन का मॉनिटरिंग करो। प्रोडक्शन का मॉनिटरिंग करने का मतलब कि आप देखो कि सही से सारी चीज़ें सही तरीके से काम कर दें कि नहीं, इवेलुएट करो, वही मतलब सही तरीके से परफॉर्मेंस इवेलुएट करो, और कॉन्टीन्यूस जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसको इम्प्रूव करो। सो यही हो गया इसका प्रोसेस MPS का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट में APP बोलते हैं। अब ये भी पूछा जाता है, तो एग्रीगेट का क्या मतलब होता है? टोटल, यानी कि कुल। तो एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग का मतलब कि टोटल प्लानिंग करना। इसमें भी सेम वही चीज़ है कि इसमें कोई चीज़ अलग से नहीं, बस इसका नाम चेंज हुआ है, बट वही सारे इसके
ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो सारी चीज़ें सेम है। यानी कि हम क्या करते हैं इसके अंदर कि ये एक तरीके का ऐसा प्रोसेस होता है जो कि डिटरमाइन करता है कि कितना प्रोड्यूस होना है, क्या कब प्रोड्यूस होना है, व्हाट रिसोर्सेज, कौन कौन से रिसोर्सेज लगेंगे उसको प्रोडक्ट को तैयार करने में, और विथ कंसिडरिंग द फैक्टर्स सच एज कि हमारे पास में कितनी कैपेसिटी है, कितनी कॉस्ट है, कितनी वर्क फोर्स है, इन सभी के साथ में अपने पूरे प्रोडक्शन को तैयार करना, उसकी पूरे फॉर्मेट को तैयार करना, डेट इज़ APP। वही चीज़ है सेम, कुछ भी इसमें अलग से बात नहीं बताई गई है कि इट एम्स टू बैलेंस द प्रोडक्शन इफिशिएंसी, यानी प्रोडक्शन की इफिशिएंसी को बना करके रखना। कस्टमर जैसे ही डिमांड करे, कस्टमर की डिमांड कैसी होनी चाहिए, सही तरीके से होनी चाहिए, स्मूथली प्रोडक्शन प्रोसेस रन करना चाहिए, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन इज़ द मेन की। तो वही सेम चीज़ है, इसमें कुछ अलग से नहीं है ना। तो यहीं पर से देखो इसके ऑब्जेक्टिव भी सेम है, वही कस्टमर की डिमांड पूरी होनी चाहिए, एडेप्टेबल होना चाहिए, मिनिमाइज होनी चाहिए, कॉस्ट वगैरह कम होना चाहिए, इन्वेंट्री कॉस्ट को कम करना, यही सब इसके ऑब्जेक्टिव है, ये भी सेम है। देन इसके अप्रोचेस की बात करें तो हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। APP के कुछ एक अप्रोचेज आते हैं। अप्रोचेस के अंदर आता है कि एक आपका सबसे पहला आता है कि लेवल की स्ट्रैटेजी, यानी अप्रोच के अंदर क्या हम पढ़ते हैं, अप्रोच के अंदर हमको क्या पढ़ना होता है कि हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ते हैं। कौन कौन से ऐसे अलग अलग मेथड्स हैं जो कि कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग काम करेंगे, यानी कस्टमर की डिमांड बढ़ेगी तो हमको अपना भी प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और कस्टमर की डिमांड घटेगी तो हमको उसके हिसाब से अपना भी घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहला है हमारा लेवल स्ट्रैटेजी। लेवल स्ट्रैटेजी में हम क्या करते हैं कि हम अपने इन्वेंट्री को मैनेज करके रखते हैं। हम अपने स्टोर के अंदर, हम अपने गोदाम में उतना सामान भर के रखते हैं कि अगर कस्टमर की डिमांड एकदम से हाई हो जाए, बढ़ जाए, तो हम उसका कस्टमर की डिमांड के हिसाब से दे पाएँ। देखो जैसे पार्ले जी बिस्किट हो गया, और आटा, दाल, चावल, यानी खाने पीने वाली जितनी भी चीज़ें होती है, सरकार भी होती है अपने गोदाम में अन्न जो होता है, यानी कि गेहूं चावल को भर के रखती है कि एकदम से डिमांड आ जाए, मान लो एक साल खेती नहीं हो, सूखा पड़ जाए या फिर ज़्यादा बाढ़ आ जाए, तो उसमें क्या होगा कि वो अपने पहले से तैयार करके रखते हैं कितना, हाँ इतना हमारे पास में होना चाहिए, जितना, जिससे कि कहीं एकदम कोई संकट का समय आ जाए, कहीं कोई मुसीबत आ जाए, तो उस समय हम उसको प्रॉपर मैनेज कर सके। तो लेवल स्ट्रेटजी का क्या मतलब होता है कि हाँ आप अपनी इन्वेंट्री के अंदर, यानी आप अपने गोदाम के अंदर उतना सामान रखो भर के कि कस्टमर की डिमांड अगर बढ़ती है इन फ्यूचर, तो आप उसको सही से प्रोवाइड कर सको, कस्टमर की डिमांड को पूरा कर सको। देन चेज स्ट्रेटजी। चेज स्ट्रेटजी किसके ऊपर वर्क करती है कि हम देखते हैं कस्टमर की डिमांड जैसे जैसे बढ़ती जाती है, हम उसका क्या करते हैं, चेज़ का क्या मतलब होता है, पीछा करना। तो चेज़ का मतलब होता है पीछा करना। जैसे कस्टमर की डिमांड बढ़ी, हमने भी अपनी डिमांड बढ़ाई, कस्टमर की डिमांड घटी, हमने भी अपनी डिमांड को क्या किया, कम किया। तो यही हो गया हमारा चेज़ स्ट्रैटेजी। देन मिक्स्ड स्ट्रैटेजी क्या होती है, अगर हम लेवल स्ट्रैटेजी और चेज स्ट्रैटेजी को मिक्स कर देते तो यहाँ पर मिक्स्ड स्ट्रैटेजी बन जाती है। देन इसके बाद में देखो क्या है आगे 4th नंबर पे कि ओवर टाइम स्ट्रैटेजी। ओवर टाइम कई बार ऐसा होता है कस्टमर की डिमांड बढ़ती है, अब हमारे पास में इन्वेंट्री भी नहीं, यानी कि हमारे पास में लेवल स्ट्रैटेजी भी नहीं, हमारे गोदाम में भी सामान नहीं भरा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, वर्कर्स का ओवर टाइम लगाना स्टार्ट करते हैं कि तुमको भाई आज रुकना पड़ेगा, तुमको ओवर टाइम करना पड़ेगा, तुमको 8 घंटे की शिफ्ट है तो 12 घंटे हम काम करवाते हैं कि 4 घंटे सभी लोगों को एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तब जाके हम कस्टमर की डिमांड को पूरा कर पाते हैं। हमको सबको ओवर टाइम पे रोकना पड़ता है। देन हायरिंग एंड फायरिंग स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है कि जो भी हायरिंग एंड फायरिंग के अंदर क्या होता है कि हम तुरंत जैसे ही कस्टमर की डिमांड को बढ़ती है तो हम तुरंत लोगों को क्या करते हैं, हायर करते हैं कि चलो आ जाओ भाई, काम बढ़ गया है, काम तुमको भी मिलेगा, तुमको मतलब करना ही है। उसके बाद में जैसे ही कस्टमर की डिमांड कम हुई, हम सबको क्या करते हैं, फायर कर देते हैं, यानी कि चलो ठीक है अभी कोई भी काम नहीं करेगा क्योंकि अभी कस्टमर की डिमांड नहीं है, तो कभी फायरिंग का मतलब कि बाहर निकल जाओ, अभी मेरा काम हो चुका है, यानी अभी कस्टमर की डिमांड नहीं, तो अभी तुम जाओ, क्या ही करोगे। तो यही चीज़ होती है कि हायरिंग एंड फायरिंग स्ट्रैटेजी के अंदर कस्टमर की डिमांड बढ़ी तो आपने एम्प्लॉयज़ को हायर कर लिया, और कस्टमर की डिमांड घटी तो आपने क्या किया, उनको बाहर निकाल दिया। सो ये भी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं कुछ APP यानी एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग की, तो इसको आप याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर फाइनली इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर। तो अभी तक हम लोग किसके ऊपर बात कर रहे थे, अभी तक हम लोग मटेरियल मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, इन्वेंट्री जैसा कि आपको नाम से पता है, इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है, इन्वेंट्री रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ गुड, यानी कि जो भी हमारे पास में स्टॉक होता है उसको हमको प्रॉपर मैनेज करके रखना पड़ता है। जैसे देखते हैं ना हम कि दुकान वाले को अपना पूरा एक स्टॉक मैनेज करके रखना होता है। मान लो कि उसके पास में
अगर उसके पास में कोई कस्टमर आता है तो अगर वो बोलता है कि नहीं है मेरे पास में सामान, तो क्या कस्टमर सोचेगा, अरे इनके पास तो सामान ही नहीं रहता, इनकी दुकान को छोड़ो, बगल वाले की दुकान को पकड़ो। तो वो हर बार दूसरे की दुकान में जाएगा, उसकी दुकान में पूछने ही नहीं जाएगा। तो यानी कि स्टॉक को पूरा करके रखना, कि जो भी गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हो, उसका स्टॉक बना करके रखना कि एक स्टॉक हमारे पास में इतना स्टॉक होना चाहिए। तो यही चीज़ होती है इन्वेंट्री का मैनेज करना। इसके अंदर हम रॉ मटेरियल को भी रखते हैं कि रॉ मटेरियल जब तक नहीं होगा तो आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, और जब प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे तो कस्टमर को डिमांड को कैसे पूरा करोगे। तो यानी कि हम दो चीज़ों का फाइनली इस इन्वेंट्री के अंदर दो चीज़ों को हम रखते हैं। एक आता है हमारा रॉ मटेरियल, एक आता है हमारा क्या रॉ मटेरियल, और दूसरा आता है हमारे पास में फिनिश्ड गुड। यानी रॉ मटेरियल को हम रखते हैं क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो हम प्रोडक्शन का प्रोसेस किस तरीके से करेंगे। और दूसरा होता है हमारे पास में फिनिश्ड गुड, यानी कि जो भी हमने तैयार कर लिया है, ये तब का है, रॉ मटेरियल तब का है जब हमने प्रोडक्ट नहीं तैयार किया, और फिनिश्ड गुड कब का है, जब हमने प्रोडक्ट तैयार कर लिया। तो रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड दोनों का हम प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर इन्वेंट्री करके रखते हैं कि इतना इतना होना चाहिए। सो यहाँ पर फ्यूचर के यूज़ के लिए तो इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल को हम वही चीज़ है कि फिनिश्ड गुड को रखते हैं कि पहले से रखते हैं कि जिससे कि हम कस्टमर की डिमांड को पूरा कर सके, उसको उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम सामान को डिलीवर कर सके। तो इन्वेंट्री के अंदर यही होता है, इसको ही मैनेज करके रखना कि स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए, ओवर प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ओवर प्रोडक्शन होगा तो इन्वेंट्री को मैनेज करके रखना पड़ेगा, ज़्यादा सामान भर के रखना पड़ेगा, उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है। तो टू बी वेरी शॉर्ट, हम इसको शॉर्ट में बोलें तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ ओवरसीइंग एंड controlling the inventory of a business, ensures the right product as available in a right quantity, यानी कि सही समय पे प्रोडक्ट अवेलेबल हो, सही समय पे सही क्वांटिटी के साथ में, और सही क्वालिटी के साथ में प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए जैसे ही कस्टमर डिमांड करे। तो यही हो गया आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसको आप पढ़ सकते हो अपने हिसाब से, अगर आपको कहीं से सिंपल डेफिनेशन भी मिलती है तो वहाँ पर से आप लिख सकते हो। हालांकि यहाँ पर बहुत ही सिंपल वे में बताया गया, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर आपको याद होती तो ठीक है, अगर नहीं भी याद होती तो दैट्स ओके। आपको बस मतलब पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है। इन्वेंट्री का मतलब यही होता है कि सामान को अपने पास में रखना, यानी कि सही समय पे सामान को रखना। यहाँ पर से आप दो चार कीवर्ड्स उठा लो कि राइट क्वांटिटी के साथ में, राइट टाइम के साथ में, बस इतना अगर आप याद रखोगे अपने दिमाग में तो हाँ, आपके दिमाग में पहले से ऑलरेडी आ जाएगा कि हाँ, समझ में आ जाएगा कि अच्छा इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, यानी कि हमको ये लिखना है। तो पढ़ने याद करने की नहीं जरूरत है, आपको बस मतलब पता होना चाहिए इन्वेंट्री का मतलब क्या है। देन इसके अब हम बात करते हैं पर्पज़ की। तो बहुत सारे पर्पज़ हैं, कस्टमर की डिमांड को पूरा कर सको, होल्डिंग कॉस्ट को मिनिमाइज़ करो, अवॉइड स्टॉक आउट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर डिमांड कर रहा है, हमारे पास में स्टॉक आउट पड़ा है ही नहीं सामान। रिड्यूस कैरिंग कॉस्ट, इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एंड यही सारी चीज़ें इसके पर्पज़ हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बताए गए हैं। इसको आप देख लीजिएगा। अब टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री की बात करें तो रॉ मटेरियल, हमारे पास में रॉ मटेरियल होना चाहिए, ये भी इन्वेंट्री के अंदर रखा जाता है। वर्क इन प्रोसेस, जो भी हमारा वर्क इन प्रोसेस में चल रहा है वो भी हमारा क्या हो गया, इन्वेंट्री को ही मैनेज करेंगे। रॉ मटेरियल का मतलब कि हमारे पास में प्रोडक्ट जो कच्चा माल है उसको हमने क्या किया, रॉ मटेरियल हो गया, उसको मैनेज करके रखा, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो प्रोडक्शन अब जब हो रहा तो उसको भी वर्क इन प्रोसेस को कंट्रोल करके रखना। अब हमारे पास में फिनिश्ड गुड आता है। फिनिश्ड गुड का मतलब कि हमने माल तैयार कर लिया, उसका भी प्रॉपर मैनेजमेंट करके रखो, पैकेजिंग वगैरह करके रखो कि कस्टमर आए तब उसको हम तुरंत से डिलीवर कर पाएँ। तो ये हो गया हमारा फिनिश्ड गुड। देन हमारा क्या हो गया कि मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन, यानी कि MRO इन्वेंट्री, यानी मेंटेनेंस करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, मान लो कहीं कोई डिफेक्ट आ गया, कहीं किसी चीज़ में रिवर्क करना है तो इनके सारे टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीन वगैरह होना चाहिए। पैकेजिंग वगैरह करने के लिए जो भी जहाँ से जिस भी तरीके की पैकेजिंग को हम लोग करते हैं कि ये पन्नियाँ लगाई जाएंगी, इस तरीके से डिब्बों में पैक किया जाएगा, ये सभी चीज़ों को इन्वेंट्री करके रखना। देन सीजनल इन्वेंट्री। सीजनल इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है कि हम कोई भी एक सीज़न को या फिर किसी भी पीरियड को, शादी के सीज़न को या फिर फेस्टिवल सीज़न को देखते हैं और उसके हिसाब से उसको मैनेज करके रखते हैं, क्योंकि उस समय ज़्यादा सेल होती है हमारी। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। अभी हम बात करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल की। तो इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब यही है कि हमारे पास में जितना भी हमने वही चीज़ों को कंट्रोल करना, जितनी भी अभी हम लोग सारी चीज़ें पढ़ करके चले हैं, उन सभी चीज़ों को हमको क्या करना है, जस्ट कंट्रोल करना है। कंट्रोलिंग का सिंपल सा मतलब है कि टारगेट और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में जो भी आपका वेरिएशन है, टारगेट और यहाँ पर से बता देता हूँ कि जो भी आपने टारगेट बनाया है
और जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रही है, इनके बीच में जो भी वेरिएशन होता है, ज़रूरी नहीं कि जैसा आपने टारगेट बनाया हो वैसा ही सही से काम चल रहा हो, जो भी वेरिएशन चल रहा हो, जैसे हम देखते हैं ना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, है ना, बट वो एक्चुअल में वैसा नहीं होता है, बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। तो उन वेरिएशंस को क्या करना, कंट्रोल करना। तो इन्वेंट्री कंट्रोल रिफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री और इंश्योर्स दैट राइट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री सही समय पे सही कॉस्ट के साथ में और सही क्वालिटी के साथ में अवेलेबल होना चाहिए, इसी चीज़ को कंट्रोल करना। तो इसका यहाँ पर प्रोसेस बताया गया है, वही सेम प्रोसेस है। डिमांड को फोरकास्ट करो, इन्वेंट्री को कंट्रोल मॉनिटर करो कि हमारे पास में सामान कितना है, उसी के हिसाब से हम ऑर्डर को प्लेस करते हैं कि भाई हमारे पास में सामान ख़त्म होने जा रहा है, हमको पहले से सामान चाहिए, सामान को हम तुरंत उसके हिसाब से ऑर्डर करते हैं। देन हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री का एनालिसिस करते हैं कि हमारी इन्वेंट्री में, हमारे गोदाम में सामान भरा है कि नहीं भरा है। हम अगर सारी चीज़ें सही होती तो हम उसमें भी इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं। इम्प्रूवमेंट का यानी कि हम देखते जाते हैं कि कहाँ पर कौन सी दिक्कत तो नहीं लग रही है, जहाँ पर दिक्कत हो तो उसका इम्प्रूवमेंट यानी प्रॉपर इम्प्रूवमेंट करो। तो ये हो गया इन्वेंट्री कंट्रोल। अब इन्वेंट्री कंट्रोल की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। यहाँ पर देखो आपके पास में एक के बाद एक टेक्निक्स पड़ी हुई हैं, ये आपको याद करनी पड़ेगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इस पूरी यूनिट का मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बनता है कि इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक बताओ, इन्वेंट्री को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं यहाँ पर बताई गई, टोटल 8 टेक्निक है। टोटल 8 टेक्निक को हम लोग पढ़ेंगे, बट आपको परेशान नहीं होना, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही इजी में मैं आपको बताऊंगा। तो इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक में हमारा ABC एनालिसिस आता है, जस्ट इन टाइम आता है, EOQ मॉडल आता है, VED एनालिसिस, FSN, HML, SDE, सभी चीज़ों को एक एक करके ध्यान रखते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और अभी नहीं ले पा रहे हो, यहाँ पर से हम लोग एक एक चीज़ को यहाँ पर देखते हैं कि इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक क्या हो सकती है, यहाँ पर देखते हैं। ये अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, यानी जस्ट इन टाइम क्या होता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जस्ट इन टाइम क्या होता है ये बताओ, ABC एनालिसिस क्या होता है ये बताओ, है ना। और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक कौन सी होती है, उनमें से 1-2 टेक्निक्स को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, तो कर सकते हो। यानी कि 8 टेक्निक्स हैं, 8 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, और भी होती हैं बट 8 यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप ध्यान रखो। सॉरी 8 नहीं है यहाँ पर, 7 ही हैं, ये यहाँ पर से 4th नंबर ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। अब चलो 7 हो गई, यानी एक आपकी कम हो गई। तो 8 टेक्निक्स को आपको ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखोगे, सबसे पहले हमारा आता है ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस के अंदर हम लोग देखते हैं कि ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ये कौन सी एनालिसिस होती है। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों, कि हम जो भी चीज़ें होती हैं उनको उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से इन्वेंट्री करके रखते हैं। देखो जैसे कि A का मतलब होता है कि हाई वैल्यू आइटम्स, यानी कि जिनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, जिनकी वैल्यू हाई होती है, जिनका बार बार इस्तेमाल होता रहता है, हाई वैल्यू आइटम्स। B के अंदर क्या होता है कि आपके मीडियम वैल्यू के आइटम हो गया, और C के अंदर क्या होता है, लो वैल्यू के आइटम हो गया। तो A वैल्यू में हम उन सभी प्रोडक्ट्स को रखते हैं, जैसे कि देखा जाए तो हम उन सभी चीज़ों को रखते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू। हम अपने घर में देखो, जैसे घर के अंदर क्या रखते हैं कि जो भी हाई वैल्यू की, जो भी सोना चांदी हुआ, रुपए पैसे हुआ, उसको हम लोग लॉकर के अंदर संभाल करके रखते हैं ना। तो वो क्या होगा, हमारे हाई वैल्यू आइटम्स हो गया। देन हमारे पास में B मीडियम कैटेगरी के जो भी आइटम्स हो गया, टीवी, फ्रिज, है ना, इन सभी चीज़ों को हम प्रॉपर एक सही तरीके से रखते हैं, कहीं क्योंकि टूट ना जाए, क्योंकि ये भी प्रोडक्ट्स जो भी है महंगे आते हैं। देन C लेवल के, जैसे हमारे पास में छोटे छोटे सामान हो गया, जैसे हमारा बैग, पर्स, उन सभी चीज़ों को हम ज़्यादा महत्व इंपॉर्टेंस नहीं देते, उनको नॉर्मली इस तरीके से रखते हैं। तो इसका आप ध्यान रखना कि ABC एनालिसिस व्हाट, बस हाई वैल्यू, मीडियम वैल्यू और लो वैल्यू आइटम्स। और इसके अंदर आप अपने मन से बना करके रख देना कि हाई वैल्यू के अंदर वही सारी चीज़ें आती हैं जो कि एक प्रोडक्शन, यानी कि एक इंडस्ट्री लेवल पे जितने भी सामान हाई लेवल के होते हैं, उन सभी चीज़ों को प्रॉपर मैनेज करके, जैसे कि हाई लग्जरी कार्स हो गया, एक्सपेंसिव चीज़ें हो गई, सोना चांदी हो गया, या प्रीमियम ज्वेलरी हो गया, इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मैनेज करके रखते हैं। यानी स्टॉक के अंदर सभी देखते होगे तो इन्वेंट्री के अंदर उन सभी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से संभाल के रखा जाता है। जो महंगी चीज़ें होती हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, उनको संभाल करके रखा जाता है। देन मॉडरेट वैल्यू के अंदर, यानी मीडियम वैल्यू के आइटम्स क्या हो गए, जैसे जो मिड रेट के आपके स्मार्टफोन्स हो गया, टीवी, फ्रिज, कार, है ना, सॉरी कार तो एक आपकी अच्छी हो गई, बट यहाँ पर A कैटेगरी में जाएगी। बट यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें होगी नॉर्मली, तो वो B कैटेगरी में, और C कैटेगरी में आपके बहुत ही छोटे छोटे सामान, कोई से भी आपके पास में देखो तो जैसे बिस्तर हो गया, तकिया हो गया, है ना, टॉवेल,
और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंस की नहीं रहती, जिसको आपके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है, सी कैटेगरी के यानी लो वैल्यू के आइटम्स हैं। तो यही हो गया हमारा ABC एनालिसिस, बहुत ही सिंपल है, इसको आप लिख लोगे। अब दूसरा आता है हमारा जस्ट इन टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट। जस्ट इन टाइम के बारे में आपसे पूछा भी जा सकता है। सो जस्ट इन टाइम का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि हम कस्टमर की डिमांड को तुरंत ही पूरा करेंगे, इससे हमारी क्या होगी, इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं लगेगी। यानी कि जैसे देखो होटल रेस्टोरेंट में जाते हो हम, तो हम कस्टमर को जैसे ही वेटर को ऑर्डर देते हैं कि भैया हम मेरे लिए ये चाहिए, हमको डोसा चाहिए, बना करके लेके आओ, तुरंत क्या करता है, बना करके लेके आता है। तो ये क्या हो गया कि अगर वो पहले से बना कर रखे, मान लो पहले से अगर वो बना करके रखेगा, तो अगर कस्टमर नहीं आएगा तो उसका डोसा क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। या फिर कस्टमर आया और उसने बासी उसको डोसा यानी पहले से बना हुआ पकड़ा दिया, तो इससे क्या होगा कि उसका डोसा जो है वो ना तो कस्टमर पसंद करेगा, यानी कस्टमर का भी इसमें लॉस हो रहा है क्योंकि उसको पुराना डोसा मिल रहा है। और उससे क्या होगा कि अगर कस्टमर नहीं आया तो उसी का नुकसान है, वो डोसा तो उसने बना दिया, अब या तो उसको फेंकना पड़ेगा या तो खुद ही खाएगा, या तो गाय को खिलाएगा। तो यानी कि जस्ट इन टाइम का मतलब क्या हो गया कि कस्टमर जैसे ही ऑर्डर करे वैसे ही आप इसकी डिमांड को पूरा करो। हमारी टेक्निक हम इसी चीज़ के ऊपर बहुत ही आजकल फोकस कर रहे हैं। आप अपने इंडस्ट्री लेवल पर देखो, इंडस्ट्रीज़ में देखो, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो जस्ट इन टाइम टेक्निक के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो यानी कि इसके अंदर वही होती है कि एग्जैक्टली जैसे हम उस टेक्निक का यूज़ करते हैं कि एग्जैक्टली जैसे ही हमको कस्टमर की डिमांड पता चलती है, एग्जैक्टली व्हेन दे आर नीडेड, यानी जैसे हमको कस्टमर की डिमांड पता चलती है वैसे ही हम उनको राइट क्वांटिटी के साथ में राइट समय पे प्रोडक्ट को क्या करते हैं, डिलीवर कर देते हैं कि लो भैया आपका सामान है, एकदम फ्रेश बना हुआ है। वैसे ही जैसे डोसा है तो वो एकदम अगर ताज़ा होगा, एकदम अच्छा होगा, तुरंत तो आकर के उसको मिल गया तो कस्टमर सेटिस्फाई है। अगर वहीं पर पहले से ओवर प्रोडक्शन, यानी ओवर प्रोडक्शन वही चीज़ हो गया ना, ओवर प्रोडक्शन हम लोग स्टॉक आउट और ओवर प्रोडक्शन, दो वर्ड्स आप ध्यान रखो। स्टॉक आउट का मतलब कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कस्टमर डिमांड कर रहा है आपके पास में सामान नहीं, और ओवर प्रोडक्शन का क्या मतलब होगा कि आपके पास में बहुत सारा माल भरा पड़ा हुआ है। अगर माल बहुत ज़्यादा भरा होगा तो उससे भी क्या है कि आपका नुकसान है, बहुत सारे डिफेक्ट हो सकते हैं, आपका सामान ख़राब हो सकता है, आपको उसको प्रॉपर मैनेज करने के लिए बहुत सारे आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी, अलग से कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इन टाइम टेक्निक का यूज़ करते हैं। बस इसमें आपको इतना ध्यान रखना है। इसके आप ऑब्जेक्टिव वगैरह आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलग अलग फीचर्स होते हैं इसको भी आप खुद से कर सकते हो। तो फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं बहुत, इसके ऐसा भी नहीं कि सारी चीज़ें अच्छी हो। देन हमारे पास में आता है EOQ मॉडल। अभी अच्छा दोस्तों, मैं सारी चीज़ों को नहीं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, क्योंकि मैंने पहले ही सारी चीज़ों को पहले से अलग से सेपरेट वीडियोज़ में डिस्कस करके रखा हुआ है, और आई थिंक कि ये सभी चीज़ें आप कर लोगे, है ना। वैसे भी 40 मिनट का ऑलरेडी वीडियो हो चुका है, अभी बहुत सारी चीज़ें और भी कवर करनी है। तो अगर हम छोटी छोटी चीज़ों में अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, इसके एडवांटेजेस समझा, इसके डिसएडवांटेजेस बता दें, तो इससे बहुत ज़्यादा समय लगेगी। ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से आपके स्क्रीन के सामने इसका स्क्रीनशॉट लो, PDF लो, PPT लो, मैं बार बार बोलता हूँ ले लो आकर के, है ना। तो आपके फ़ायदे के लिए है, बट हाँ इतना ध्यान रखिएगा कि व्हाट्सअप करने से पहले इतना ध्यान रखिएगा PDFs आर चार्जेबल, है ना। एक सिक्योरिटी चार्जेस होता है, उसके लिए भैया चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, 70-80 रुपये जो भी होता है, यानी 80 रुपये का एक PDF जो भी आप जिस भी फॉर्मेट में लेना चाहो वो आपको पे करना पड़ेगा। तो उसको आप ले सकते हो, आराम से पढ़ो, आपके पास में सारे नोट्स वगैरह हो जाएंगे, आराम से उसको भी पढ़ो, वीडियोस को देखो, जहाँ से भी आपको समझ में आता है वहाँ से देखो, ज़रूरी नहीं कि कहीं पर एक पर्टिकुलर जगह से ही देखो। सो ये हो गया आपका। देन हमारे पास में आता है EOQ मॉडल। EOQ मॉडल का क्या मतलब हुआ दोस्तों, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये कैसा मॉडल होता है, ये जो मॉडल होता है ये भी हमारा क्या होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का करने में एक बहुत ही हेल्पफुल मॉडल होता है। यानी इस मॉडल के अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉपर क्वांटिटी को चेक करते हैं कि कितनी क्वांटिटी रिक्वायर है, यानी कि इन्वेंट्री की कॉस्ट को चेक करते हैं, कितनी हमारे पास में कितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम चीज़ों को बैलेंस करते हैं। होल्डिंग इन्वेंट्री, यानी जितना हमको सामान पहले से भर के रखना होता है उसको इन्वेंट्री को भर के रखते हैं। एंड देन ऑर्डरिंग इन्वेंट्री, यानी कि हम उसको ऑर्डर करने के लिए जो भी हमको इन्वेंट्री देना पड़ता है, यानी इन सब चीज़ों का EOQ मॉडल का सिंपल सा मतलब होता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी। इसका आप फुल फॉर्म ध्यान रखो और इतना ही
ध्यान रखो कि हमारे पास में उतना सामान होना चाहिए। स्टॉक आउट और जो मैंने 2 वर्ड बताए, स्टॉक आउट और ओवर प्रोडक्शन, 2 वर्ड आप ध्यान रखो कि स्टॉक आउट और ओवर प्रोडक्शन 2 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बस दैट्स इतना भी आप लिख दोगे तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का आप मॉडल आप क्लियर कर लोगे। और वैसे ही ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। हाँ, इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, बस आपको इसका एक छोटा सा एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि अंडर रूट के अंदर आपको 2 इंटू डिमांड की डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन कैरिंग कॉस्ट, ये चीज़ आपको फॉर्मूले के तौर पे ध्यान रखना है। और इसी तरीके से आपको गिवन दिया जाएगा कि डिमांड इतनी, ऑर्डरिंग कॉस्ट इतनी है, कैरिंग कॉस्ट इतनी है। तो जस्ट सिंपल से आपको जो भी वैल्यूज़ हैं उनको अपने इसी फॉर्मूले के अंदर आपको पुट करना है और आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। कैलकुलेटर वगैरह ले करके जा सकते हो, ठीक है, तो ले कर जाओ, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते, 1-2 आपको आएंगे, 2-3 मतलब 1-2-3 आएंगे न्यूमेरिकल्स, तो उसके अंदर आप कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल का इशू नहीं है। तो इस तरीके से आप करके जा सकते हो। तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। मेरा कहने का ये मतलब है कि EOQ ये हो गया। देन हमारे पास में VED एनालिसिस आते हैं। अभी हमने कितने कर लिए, अभी हमने कितने करे, यहाँ पर से देख लेते हैं। यहाँ पर से देखो कितने हो गए हमारे। इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स के अंदर हमने ABC एनालिसिस को कर लिया, JIT जस्ट इन टाइम टेक्निक को कर लिया, EOQ मॉडल को कर लिया। अब VED एनालिसिस, VED, FSN और HML और SDE, ये 3-4 और भी मॉडल हैं, इन सभी को भी कर लेते हैं। VED एनालिसिस के ऊपर जाते हैं। VED एनालिसिस क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है वाइटल, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल। जैसे हमारी किचन के अंदर देखो, तो किचन के अंदर क्या होता है कि वाइटल यानी कितना सामान, जैसे अगर हमको खाना बनाना है तो भैया एक तवा, एक बेलने वाला और एक जो जिसके ऊपर हम रोटियां बनाते हैं तो एक हुलसा हो गया वो, है ना, और गैस सिलेंडर, ये सारी चीज़ें तो क्या हो गए वाइटल, यानी इनका ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस है। भैया इतनी सामान तो होना चाहिए, तभी तो जा करके हम एक रोटी सब्जी बना पाएंगे। अगर नहीं होगा तो फिर हम कैसे बनाएंगे? तो वाइटल आइटम्स ऐसे हो गए जिनको जो कि भैया ज़रूरत है ही। अगर ये नहीं होगा तो फिर आप प्रोडक्शन प्रोसेस किस तरीके से करोगे? तो वाइटल आइटम्स ये हो गया। देन एसेंशियल आइटम्स क्या होते हैं कि उससे थोड़े से नीचे कि चलो ठीक है, उतना सामान आपके पास में हो गया, अब थोड़ा सा सामान और भी नीडेड है। जैसे कि आपके पास में प्लेट होनी चाहिए कि प्रॉपर आप खाना उसके अंदर भैया डाल के खाओ। तो चलो अगर प्लेट नहीं होगी तब पर भी काम चलेगा, बट वो आपके जितने भी वाइटल आइटम्स, खाना बनाने के लिए हमको तवा, चिमटा, है ना, हुलसा और बेलन, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तब जा करके हम खाना को, रोटी को बना पाते हैं। तो यानी कि वो हो गया हमारे पास में वाइटल आइटम्स। देन एसेंशियल आइटम्स के अंदर क्या होता है कि भाई एक प्लेट होनी चाहिए, एक ग्लास होना चाहिए जिससे हम प्रॉपर पानी वगैरह पी सके, तो वो हो गया हमारे पास में एसेंशियल आइटम्स। देन होता है डिज़ायरेबल। अब हमारे पास में ये सारी चीज़ें, बेसिक नीड्स पूरी हो गई, तो अब हमको डिज़ायर होती है कि भाई एक अच्छा लग्जूरियस किचन भी होना चाहिए जिसमें टाइल्स, फर्श, इस तरीके से सब चीज़ें बना हो और उसमें सही तरीके से सारी चीज़ें प्रॉपर मैनेज, एक तरीके की आपके पास में एक ही तरीके की प्लेट ना हो, 10 तरीके की अलग अलग प्लेट्स वगैरह अवेलेबल हो। कभी आपका इस प्लेट में खाने का मन करे, उस प्लेट में खाने का मन करे, कभी कोई रिश्तेदार आ जाए तो उनको उस प्लेट में सर्व करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, डिज़ायरेबल आइटम्स के अंदर चली जाती हैं। तो यानी कि इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसके बिना काम नहीं चलेगा, वाइटल आइटम्स के बिना। देन एसेंशियल्स क्या होती हैं कि ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, बट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी कि वाइटल। देन डिज़ायरेबल, जिनकी आप इच्छा रखते हो कि भाई ये होना चाहिए, तो इससे और भी आप सुख सुविधाओं को और भी देख सकते हो। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हो। घर का ही आप एग्जांपल दे दो, किचन का ही एग्जांपल दे दो, है ना। तो कुछ भी एग्जांपल दोगे सारे ही आपके सही होंगे, बट आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके जो भी एग्जांपल्स होने चाहिए वो इट शुड बी करेक्ट, यानी कि सही हो। VED एनालिसिस के बारे में आप सही से उसका प्रॉपर मीनिंग, प्रॉपर सभी चीज़ों को बताओ। भाई इसको बैटरी को लगा देते हैं पहले, वेट अ मिनट। हाँ, तो ये हो गया हमारे पास में VED एनालिसिस का कुछ एक एग्जांपल्स भी देखने को मिलेगा, जैसे आपके पास में समझ में आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा VED एनालिसिस का क्या मतलब होता है, जो कि वाइटल होते हैं। जैसे कि हमको अगर प्रोडक्शन करना हो तो प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास में रॉ मटेरियल होना चाहिए, प्रोसेसिंग करने के लिए मशीन्स होनी चाहिए, और फिनिश्ड गुड वगैरह तैयार करने के लिए फिनिश्ड प्रोडक्ट होने चाहिए। तो इतना अगर हमारे पास में होता है तो हम प्रोडक्शन कर लेते हैं। देन हमारे पास में एसेंशियल आइटम्स के अंदर क्या होनी चाहिए, प्रॉपर एक टीम होनी चाहिए, प्रोडक्शन की टीम होनी चाहिए जिसमें इंजीनियर्स भी हों और रिपेयर करने वाले, मेंटेनेंस वाले भी लोग हों। अगर ये लोग नहीं होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो ये सभी लोगों के एसेंशियल आइटम्स के अंदर ये सभी लोग चले जाते हैं। देन डिज़ायरेबल के अंदर आपके पास में स्पेयर पार्ट्स भी होने चाहिए और बड़ी अच्छी स्टेशनरी हो, एक अच्छी प्रोडक्ट लाइन हो, ये नहीं कि ऐसे ही काम चल रहा है। तो
सारी चीज़ें सही तरीके से चलती है। वही हो गया आपका वीडी एनालिसिस। अभी वीडी एनालिसिस के बाद में हमारे पास में आता है एफएसएन एनालिसिस। एफएसएन एनालिसिस के अंदर देखो नाम से ही पता चल रहा है फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है एफएसएन का, कि फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि बहुत जल्दी फास्ट मूव करते हैं, देन स्लो मूव करते हैं, और नॉन मूविंग का मतलब कि जो फिक्स रहते हैं, यानी कि उनको हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फास्ट मूविंग का मतलब क्या होते हैं कि ऐसे आइटम्स जो कि बार बार मूव करते रहते हैं। कंपनी के अंदर देखो, इंडस्ट्री लेवल के अंदर देखो, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं, अपने घर में ही देख लो बहुत सारे आइटम्स होते हैं बार बार मूव करते हैं। जैसे किचन के अंदर देखो, किचन के अंदर जो भी थाली होता है, कप प्लेट्स जो हो गई, ये बार बार मूव करते हैं, क्योंकि इनकी हमको रोज सुबह भी हम चाय पी रहे हैं, शाम को भी चाय पी रहे हैं, तो बार बार हम उस कप प्लेट को क्या करेंगे, कप हो गया खाना खाने के लिए प्लेट निकालेंगे, बार बार इनको हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये हो गया हमारा फास्ट मूविंग। देन स्लो मूविंग के अंदर थोड़ा सा कभी कदार भाई जो रिश्तेदार आए तब हमने उस तरीके की प्लेट्स निकाली, तो स्लो मूव करते हैं, यानी कि वो धीरे धीरे मूव करते हैं। कि मान लो रिश्तेदार आए तब हम वो वाले कप निकालेंगे, तब हम वो वाले ग्लास निकालेंगे अच्छे वाले, तो तब उनको उसके अंदर सर्व करेंगे, तो वो हमारे हो गए स्लो मूविंग। और नॉन मूविंग के अंदर क्या हो गया, जैसे हमारे गैस हो गया, सिलेंडर हो गया, वो भैया अपनी जगह फिक्स रहेगा, उसको नहीं हम रोज़ चेंज करेंगे कि बहुत दिनों से सिलेंडर इसी जगह पर रखा था, अब चलो इस जगह इसको कर लेते हैं। तो नॉन मूविंग के अंदर ऐसी मशीन्स और ऐसे टूल्स वगैरह आते हैं जो कि नॉन मूव करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मूव करते। तो यही हो गया आपका फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग, है ना। इसके एग्जांपल्स के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। देन HML के अंदर क्या होता है कि हाई, मीडियम एंड लो, यानी कि हम उस तरीके की इन्वेंट्री को करते हैं। जैसे हाई प्राइस, हाई का मतलब क्या होगा कि हाई प्राइस, जिनकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है, जैसे मैंने इसका एक वही वाला एग्जांपल, जैसे सोना, चांदी, रुपए, पैसे, ये सभी चीज़ें हाई प्राइस के होते हैं, तो हम उनको लॉकर्स के अंदर रखते हैं। देन मीडियम प्राइस के अंदर जैसे जो भी हमारे पास में हमारा फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी, फ्रिज, ये सभी चीज़ें भी होती है, तो इनको भी संभाल करके रखते हैं। देन लो प्राइस के अंदर हमारे नॉर्मली जो भी हमारे कप प्लेट है ना, थाली, बिस्तर, तकिया, ये सारी जो भी चीज़ें होती हैं नॉर्मली, जिसको हम लोग लो प्राइस के आइटम्स होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते, उनको ऐसे ही पड़ा रहने देते ज़्यादा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसको हम संभाल करके नहीं रखते कि इसको संभाल करके रखो। उसको हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना। एक बार चादर ख़राब हो गया तो हम दूसरा चादर ले आए, एक शर्ट ख़राब हो गई दूसरी ले आए, तो उसको हम लोग बहुत ज़्यादा लो प्राइस के आइटम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इनको कंसीडर नहीं कर सकते। सो यहाँ पर ये हो गया। देन हमारा लास्ट है SDE एनालिसिस। SDE के अंदर क्या होता है, स्केयर, डिफ़िकल्ट एंड ईजी। स्केयर का क्या मतलब हो गया कि ऐसे आइटम्स जो कि बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, SDE के अंदर मतलब स्केयर के अंदर ऐसे आइटम्स जो कि बहुत ज़्यादा स्केयर होते हैं, उनको ढूंढने में बहुत ही यूनिक, जैसे आपके घर में भी कुछ ना कुछ यूनिक होगा, उसको तो स्केयर आइटम्स के अंदर हम उन्हीं सारे प्रोडक्ट्स को रखते हैं जो बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं। जैसे यूनिक का मतलब उनको बहुत ज़्यादा ढूंढने में समय लगता है, बहुत ज़्यादा उनको आसानी से नहीं हमको मिल सकते। तो स्केयर आइटम्स के अंदर वही है कि हमको मान लो कि कोई भी चीज़ लेनी है, जैसे हमारे पास में कोई ऐसे चीज़ें होती हैं जो हम बाहर से, विदेशों से लेकर के आते हैं, तो वो हमारे हो गए स्केयर रिलेटेड आइटम्स। देन हमारे पास में डिफ़िकल्ट आइटम्स क्या होते हैं,